बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी समझ चुके हो। किसी के पास एनसीईआरटी की वो वाली किताब है क्या? नहीं होगा, है? हाँ, सृष्टि जी आ गए हैं, ओके। सो प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग होता है यहाँ से। प्रेम्बल में बेसिकली जो है वो 3 पार्ट में इसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं प्रेम्बल में? तो आप सबको पता है कि प्रेम्बल की शुरुआत वी द पीपल से होती है। तो एक तो सबसे पहली ये जो वी द पीपल है, दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग है प्रेम्बल, वो यहाँ से शुरुआत होती है। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज़ लिखा हुआ है, वी द पीपल। इसका मतलब, कहने का मतलब कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें बताई गई है उसको नैरेट कौन कर रहा है? हम लोग नैरेट कर रहे हैं, मतलब जो भी इस देश के लोग हैं वो नैरेट कर रहे हैं। और इसी से पता चलता है कि वी द पीपल। इसके बाद हम सभी लोग, हमने भारत को एक डिसाइड किया है कि हम ऐसा देश बनाएंगे, है ना। तो वी द पीपल पहला पॉइंट है जो कीवर्ड है। दूसरा, नेचर ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडिया, मैं पूरे प्रेम्बल को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप सबको पता है प्रेम्बल जो है बुक्स में दिया हुआ है, उसको निकालिए और पढ़िए, ठीक है। नेचर ऑफ इंडिया मतलब भारत किस तरह का देश होगा, उसमें ना 5 बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी बात है? तो भारत के नेचर के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया जो है वो इस 5 तरह की कंट्री होगी। तो बेसिकली ये सारे वर्ड जो हैं वो किसी चीज़ के नेचर को बताते हैं, है ना, किसी चीज़ के नेचर को बताते हैं।
जैसे कोई सा इंस्टीट्यूशन, अगर हम बात करें कि लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं सोवरेन हूं, है ना, मैं सोवरेन हूं, तो सोवरेन बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या पॉलिटिकल यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक है ये सारी चीजें। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल बॉडी है, जैसे कि एक देश है ना, वो डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक नहीं भी हो सकता, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे पूरे कंट्री के बारे में बताता है कि हमारा देश जो है किस चीज़ को फॉलो करता है। इन सब का थोड़ा शॉर्ट में जो है हम लोग मतलब समझेंगे, और कौन बता रहा है कि ये इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक ये 5 चीज़ें हैं, कौन कह रहा है ये बात? वी द पीपल। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वाई? क्यों इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी पावर कैसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिख दिया गया तो उसको पूरा देश फॉलो करता है ना? तो कई बार पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में, एक किताब में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? तो इसे हम लोग कहते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अगर आप देखोगे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट को पावर कहाँ से मिलता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कोई आर्मी है, कोई उसके पास डिफेंस फोर्स है ना? प्रधानमंत्री को पावर कहाँ से मिलता है? इन जितने भी इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं, इन सबको पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। पार्लियामेंट के पास जो फंक्शन है, पावर है, उसको कहाँ से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से मिला। सवाल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतना पावर कहाँ से आया कि वो सबको बांट रही है, ये लो सुप्रीम कोर्ट इतना पावर रखो तुम, है ना, प्रधानमंत्री अच्छा आप लीजिए भर के, है ना? ये पावर कहाँ से आ रहा है? तो ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिल रहा है वो लोगों से मिल रहा है, और किसी भी कंट्री के लोग जो हैं वो अल्टीमेट सारे लोग, चूंकि ये सारी चीज़ें हम पर ही लागू हो रही है और हमने अपने पावर से हमने ये चीज़ डिसाइड करा है और इसके अनुसार हर कोई मानेगा। तो जब सोर्स ऑफ अथॉरिटी अगर लोग होते हैं तो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के खिलाफ आप नहीं जा सकते, इतिहास गवाह है। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन ये। दूसरा इंफॉर्मेशन में 5 बातें बताई गई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सोवरेन शब्द का क्या मतलब होता है। क्या मतलब है सोवरेन वर्ड का? सोवरेन का मतलब होता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल यूनिट जो अपने बारे में हर तरह का डिसीजन ले पाए, मतलब वो किसी दूसरे के कानून में, किसी दूसरे के बनाए नियम को फॉलो करने के लिए बाध्य ना हो, मजबूर ना हो, है ना? तो सोवरेन हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, जो कोई ऐसी व्यक्ति या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो अपने बारे में हर डिसीजन ले सकता है, खुद से ले सकता है। तो इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लो क्या भारत में अगर मैं कहूं कि क्या मैं सोवरेन हूं? तो नहीं। मैं अपने लिए मैं अपने नियम के अनुसार नहीं चल सकता ना, मेरे ऊपर भी कोई अथॉरिटी है। मुझे किसी की, अब गवर्नमेंट ने मान लो ये निकाला कि सड़क पर आपको ऐसे चलना है, तो मुझे उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, है ना? तो इंडिया में सोवरेन का क्या मतलब है कि एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको कोई दूसरा ऑर्डर ना देता हो, है ना? तो आप अगर देखोगे, मान लो इनकेस अगर जैसे लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हो, उसमें 2 मतलब दिया हुआ है, दोनों सेम ही बेसिकली है। एक मतलब है कि मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं हो, पहला। दूसरा, मैं अपने बारे में किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं अपने बारे में कैसा भी डिसीजन ले सकता हूँ, सही हो गलत हो, मैं कैसा भी डिसीजन ले सकता हूँ, तो मैं सोवरेन हूँ। ठीक है, तो सोवरेन शब्द जो है ये बताता है कि इंडिया के ऊपर, इंडिया पूरा देश एक सोवरेन है और भारत के ऊपर कोई रूलर नहीं है। भारत अपने बारे में हर डिसीजन लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, और भारत को कोई दूसरा देश या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन ऑर्डर नहीं देता है ना? तो सोवरेन का मतलब होता है कंप्लीट फ्री।
फ्री इन द सेंस कि एक इंस्टीट्यूशन अपने बारे में हर तरह का जब डिसीजन ले पाती है तब उसे हम लोग कंप्लीट सोवरेन कह सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि ये जो लेट्स से कि भारत अगर सोवरेन है तो भारत दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई कि भारत अपने बारे में हर डिसीजन ले सकता है और इंडिया के ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है भारत से ऊपर, है ना। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो इन प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो भारत क्या अपने बारे में हर डिसीजन ले सकता है? आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे कंपल्सन है जिसमें भारत उनके भी डिसीजन को फॉलो करता है ना। तो इससे हमारी जो सोवेरेनिटी है वो कम नहीं होती, मतलब जो हमारी प्रभुत्व संपन्नता है वो कम नहीं होती, हमारी फ्रीडम कम नहीं होती। मतलब मैं अगर आपको बोलूं, जैसे आपके घर वाले बोलते हैं कि आप ना अपने करियर के बारे में कोई सा भी डिसीजन लेने के लिए मतलब फ्री हो। सपोज दैट कि सोवरेन शब्द का मतलब है कि आप अपने बारे में मुझे क्या पसंद है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पढ़ूं, ये आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या आप अपने बारे में अगर यह डिसीजन ले सकते हैं कि मैं क्या खाऊं? कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, आप सोवरेन है उस सेंस में कि आपको क्या खाना है आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। क्या रियल लाइफ में हमें क्या खाना है इस डिसीजन को लेने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं? क्या हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं? जैसे मान लो तुम्हें मन किया कि सामने एक व्यक्ति जा रहा है बहुत ही सुंदर सा और तुम्हें मन किया मैं इसको खा जाऊं, क्या तुम ये डिसीजन ले सकते हो? इसका मतलब तुम सोवरेन नहीं हुए। तो सोवरेन, तो इसका कहने का, या चलो इंसान का छोड़ो, कुछ भी कोई भी चीज़ है, मान लो एक बच्चा है ना, या सपोज दैट कोई व्यक्ति बीमार है ना, डॉक्टर उसको मना करता है कि तुम जो है मीठा चीज़ नहीं खा सकते, नमकीन नहीं खा सकते, सिर्फ दलिया खा सकते हो। तो इससे क्या उसकी फ्रीडम, उसकी सोवेरेनिटी कम हो जाती है? नहीं, ठीक है। तो भारत कोई इंटरनेशनल और किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बात को अगर फॉलो करता है, या इंडिया अगर यूएन का बात मानता है, या फिर किसी इंटरनेशनल कोर्ट का बात मानता है, या किसी दूसरे कंट्री का भी बात मानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मजबूर हैं मानने के लिए। बेसिकली भारत अपने हित में मानता है, ठीक है। मान लो कई बार ऐसे ऐसे हुए हैं डिसीजन कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना, जो कि यूएन का एक इंस्टीट्यूशन है, यूएन की एक बॉडी है, उसने ऐसा डिसीजन दिया है जो इंडिया के पक्ष में नहीं था, पर हमने उसको फिर भी माना। क्यों ऐसा हमने किया? क्या उससे हमारी सोवेरेनिटी कम हो गई? तो इसका आंसर करेंगे नहीं, है ना। क्योंकि भारत इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखता है, ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम में विश्वास रखता है, दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने में विश्वास रखता है। तो ये हमारा हित है कि हम ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सॉरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, और चूंकि उस डिसीजन मेकिंग के एक पार्ट हम भी हैं तो हम उन डिसीजन को भी माने। इंडिया चाहे तो मना कर सकता है, लेकिन इससे हमें खुद ही हमारे फ्यूचर में हमें नुकसान होगा, तो हम क्यों करें? समझ गए बात को? तो मुझे सिर्फ मान लो अगर इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बीमार है, उसको सिर्फ दलिया खाना है ना, तो वो हंस के खा सकता है कि चलो ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, ठीक है। इससे उसकी सोवेरेनिटी कम नहीं होती। तो सोवेरेनिटी का मतलब यहाँ पर जो है वो क्लियर है। दूसरा जो उसमें शब्द है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द का ऐसे मतलब तो होता है, तो सोवरेन शब्द का मतलब समझ गए? मैं ना आपको आज ही जो है आप सबके पास ये आगे की क्लास के लिए आप सब लोग मैंने बुक बता दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है उसको ज़रूर पढ़िएगा। पतली सी किताब है, उसमें सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं दी गई है। उसको पढ़ने से आपका एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होगा, और
पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना आपके लिए उसको जरूरी है, खास करके उसमें ना चैप्टर थीम वाइज दिए हुए, जैसे जुडिशियरी के बारे में दिया है, फेडरलिज्म के बारे में दिया है, गवर्नमेंट के बारे में दिया है। तो उसको पढ़ोगे ना तो इंटरेस्टिंग स्टोरी समझ में आएगी कि क्या इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। हाइबर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, उसके लिए लक्ष्मीकांत की किताब अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ले लीजिएगा, हर व्यक्ति लेता है, या फिर पीडीएफ मेरे पास है उसको भेज दूंगा, प्रिंट करवा लीजिएगा, मतलब आपकी चॉइस है, ठीक है। या फिर पीडीएफ से ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली सारी चीज़ें मैं पढ़ा ही दूंगा, लेकिन तुम्हें ना घर पे जा करके अब सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ते हो, जो फेमस किताबें हैं उसको नहीं पढ़ते हो, तो कैसे हो सिलेक्शन होगा, है ना। तो सोवरेन शब्द का जो है मतलब आप समझ गए, ठीक है। सोवरेन का दो मतलब होता है कि किसी भी तरह के डिसीजन को लेने के लिए फ्री हो, है ना, लेकिन हम अपने अगेंस्ट में, अपने अहित में ही तो हम डिसीजन नहीं लेंगे। मान लो मेरा मन कर गया, है ना, कि तुम कहोगे, तुमने किसी से पूछा कि चलो भाई बताओ तुम सोवरेन हो, हाँ मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हूँ, फ्रीडम फ्री हूँ, है ना। तुम उसको कहोगे ठीक है तुम अपना हाथ काट के दिखाओ, तो अगर तुम सोवरेन हो तो तुम अगर कुछ भी कर सकते हो, तुम हर काम करने के लिए, फिर अपना हाथ काट के दिखाओ, काटेगा क्या वो, नहीं ना। तो इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशन जो दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसकी बातों को मानना, इससे हमारी सोवेनिटी कम नहीं होती। हम अपने फायदे में, हम अपने हित में हम उन चीज़ों को मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को। कई बार जैसे भारत अभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स तुम लोगों ने सुना होगा। कॉमनवेल्थ बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो उन देशों का समूह है जो ब्रिटेन के कोलनी रहे हैं, ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं कभी ना कभी। बहुत सारे कंट्री कॉमनवेल्थ से इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि कॉमनवेल्थ नाम से जो है उनको एक अपमान फील होता है। कॉमनवेल्थ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने बनाया था। बेसिकली जब ये अपनी कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट कर रहे थे तो इन्होंने सोचा कि अब ये ब्रिटेन की पूरी दुनिया में 50 से ज़्यादा ऐसे देश थे जिस पर ब्रिटेन का अधिकार था, ब्रिटेन के अंडर आता था। तो इन लोगों ने सोचा कि ये सारे जो हैं मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, तो इन्होंने ना एक कॉमनवेल्थ बनाया, और कॉमनवेल्थ में कुछ कुछ मीटिंग्स कराते थे, उनको थोड़ी बहुत मदद करते थे कि कैसे डेवलपमेंट कराया जाए, कुछ फाइनेंशियल हेल्प वगैरह भी देते थे। तो बहुत सारे देशों ने सोचा कोई बात नहीं, हमारा दुश्मन ही था कुछ साल पहले तक, लेकिन अब हमें पैसे दे रहा है तो पैसे लो, जब तक दे रहा है तब तक लो, है ना। भारत ने भी यही चीज़ सोचा, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है ना, आपको बताना है कि भारत कभी भी जो है अपनी पुरानी चीज़ों को, मतलब ये नहीं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो मेरे साथ कुछ बुरा करा है, ठीक है, पर वो जब बुरा करा था उस समय हम कैपेबल नहीं थे। इंडिया की थिंकिंग इज डिफरेंट, ठीक है। अब अगर वो व्यक्ति अच्छा होना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हम देखो भाई हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारे साथ गलत गुलामी कर लिया, तुम्हारा नुकसान कराया, लेकिन अब ना हम तुम्हें मदद करना चाहते हैं, और अगर हम समझदार हैं तो मुझे ठग करके तो मतलब मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता वो। तो भारत जब कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया था तो ऑब्जेक्टिव वॉज कि चलो ठीक है, ब्रिटेन जैसा भी जो भी किया, जैसा भी गलत किया, गड़बड़ किया, लेकिन आज के समय पे अगर उससे हमें कुछ फ़ायदा है तो हमें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये नेहरू और उस समय के सभी लीडर्स की जो है थिंकिंग हुआ करती थी, है ना। तो हमने कुछ इस तरह का ऐसा नहीं किया कि आज़ादी हो गया उसके बाद हम ना ब्रिटेन के एकदम दुश्मन बन गए, जैसे भारत पाकिस्तान में है ना। भारत पाकिस्तान के लोग पहले एक ही थे, लेकिन धीरे 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 पार्टीशन हुआ और उसके बाद बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बहुत सारे ऐसे देश रहे हैं जो अपने, जैसे यूक्रेन रसिया का एक हिस्सा था, लेकिन रसिया से 1990 में अलग होने के बाद से ही वो दोनों में दुश्मनी है, पर भारत और ब्रिटेन में इस तरह का संबंध नहीं है। खैर, तो डिसीजन और सुपीरियर, हम के हमारे ऊपर कोई सुपीरियर पावर नहीं है, लेकिन आज के समय पे जो यूनाइटेड नेशन है वह एक सुपीरियर पावर है, बट यूनाइटेड नेशन अपने आप में सोवरेन नहीं है, यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ सोवरेन नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कई सारे देश, जो भारत और भारत के जैसे कई सारे देश मिलके ही डिसीजन लेते हैं, और उन डिसीजन में भारत भी एक पार्टिसिपेंट है, तो उसका डिसीजन जो भी होता है उसको हम फॉलो करते हैं ताकि इंटरनेशनल ऑर्डर बना रहे। सोशलिस्ट शब्द का जो मतलब है, सोशलिस्ट वर्ड या समाजवादी शब्द बेसिकली इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक सोशलिस्ट व्यवस्था और दूसरा
कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब होता है जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, वहां पर कहने का इसका मतलब है कि जो वेल्थ है ना, वेल्थ, या फिर हम इसको कह सकते हैं रिसोर्स ऑफ द कंट्री। तो सिंपल एक क्वेश्चन है कि किसी भी देश की जो संपत्ति है या उसके जो संसाधन है उस पर किसका स्वामित्व होगा। ठीक है, एक देश बना होता है लोगों से, एक देश किससे बना होता है, कई सारे लोगों से, लेकिन देश जो पूरी कंट्री है वह भी अपने आप में एक पीपल है ना। जैसे तुम देखोगे कि बहुत सारे केस होते हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी होता है, मतलब कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर केस कर सकता है ना, तो उसे एक लीगल पर्सन के रूप में भी देखा जा सकता है कि पूरी सरकार, पूरा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, वो अपने आप में एक लीगल एंटिटी है। अपने आप में क्या है, एक लीगल एंटिटी है। जैसे हम लोग के पास संपत्ति हो सकती है, वैसे ही उस लीगल एंटिटी के पास भी क्या हो सकती है, संपत्ति हो सकती है। जैसे हमारी रेटिंग होती है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमने 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरह से एक स्टेट को भी सर्टिफिकेट मिलता है कि स्टेट वेलफेयर के लिए कितना बढ़िया काम कर रही है। और ये सर्टिफिकेट क्या है, इंडेक्स बहुत सारे होते हैं ना, जैसे स्वच्छ भारत इंडेक्स कि भारत कितना स्वच्छ है। तुम्हारे स्कूल में भी चॉकलेट वगैरह मिला होगा तुम्हें, जब हर दिन तुम ब्रश करके जाते हो और तुम्हारी दांत चमक रही है, तुम्हें चॉकलेट मिला कि तुम स्वच्छ हो। तो भारत भी अगर स्वच्छ है तो उसे भी चॉकलेट या कुछ प्राइज, है ना, रेटिंग मिलता है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों की रेटिंग है। तो हम किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी एक लीगल पर्सन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री में दो तरह की लीगल आइडेंटिटी है। एक जो स्टेट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, स्टेट है, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज हैं। जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी पूरे देश की जो इनकम है, आय है, वो सभी यही इन्हीं कंपनी से निकलती है ना। कंपनी का मतलब आप समझ लो कोई फर्म, जहां पर इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो रहा है, जहां पर उत्पादन हो रहा है, जहां पर पैसे कमाई हो रहे हैं। ये सारे कंपनीज या फर्म अपने आप में एक लीगल आइडेंटिटी होते हैं। और हो गए लोग, तो कुछ कुछ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कुछ कंपनीज हैं वो स्टेट के अंदर होती हैं, कुछ कंपनी लोगों के अंदर भी हो सकती हैं। मतलब उस कंपनीज का जो ऑनर है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है ना। तो ऑनरशिप की अगर हम बात करें, ऑनरशिप, ऑनरशिप की बात, ऑनर सिर्फ दो जगह पर हो सकती है, या तो इंडिविजुअल के पास या तो स्टेट के पास। जैसे जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑनर कौन है, गवर्नमेंट ही तो है। कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 40% ही है, किसी में 60% है, किसी में 100% है। तो ऑनरशिप हमेशा लीगल पर्सन के पास ही हो सकता है। ठीक है, हर कंपनी का जितने भी रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उसका स्वामित्व, उसकी मालिकाना हक किसी न किसी के पास है, या तो लोगों के पास या तो स्टेट के पास। सो 18वीं शताब्दी जो है, 18th सेंचुरी, मतलब कि 1700 वाला जो साल है यूरोप में, वह साल लिबरलिज्म या कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप हुआ। उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में तुम देखोगे कि हर कंपनी जो है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा स्टार्ट की जा रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कैपिटलिज्म को क्या मिला, बढ़ावा मिला, और फिर इस कैपिटलिज्म के बहुत सारे शॉर्टकमिंग या इसके जो नेगेटिव इफेक्ट थे वो दिखने लगे। और उसके बाद 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, हेगल, इन सब जैसे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम जो है, जहां पर किसी भी कंट्री के वेल्थ का जो ऑनरशिप है वो इंडिविजुअल के पास अगर होती है,
तो ये जो इंडिविजुअल हैं जिनके पास वेल्थ की या रिसोर्स की ऑनरशिप है, ये धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो जाते हैं। और चूंकि इंडिविजुअल हमेशा अपने हित के बारे में सोचेगा, एक व्यक्ति है वो तुम्हारे हित के बारे में तो नहीं सोचेगा ना, वो अपना दाल चावल की जुगाड़ में रहेगा कि उसका रोटी कपड़ा जुगाड़ हो जाए। सिंपल कपड़ा हुआ तो और महंगा कपड़े का सोचेगा, ब्रांडेड लिवाइस ना, और उसके बाद और बर्गर पिज्जा खाएगा, सामने वाले को रोटी भी ना मिल रहा हो, क्योंकि इंडिविजुअल की इंटरेस्ट जो है वो खुद की वेलफेयर होती है, और ये एक ह्यूमन नेचर है ना। और मार्क्स ने कहा कि इंसान जो है वो सेल्फिश, मार्क्स सॉरी क्या नाम था इसका, जो लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम, जॉन स्मिथ है ना। जॉन स्मिथ ने कहा कि इंडिविजुअल जो है वो सेल्फिश होता है, वो अपने हित में काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो इकोनॉमिक सिस्टम है दो तरह की होती हैं। अगर किसी कंट्री के वेल्थ का ऑनरशिप इंडिविजुअल के पास हो तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर किसी कंट्री का ज़्यादातर वेल्थ, अब 100% तो इंडिविजुअल के पास कहीं नहीं है और 100% स्टेट के पास भी कहीं नहीं है। मतलब आप सब लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका जो है वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, यानी कि अमेरिका की ज़्यादातर जो वेल्थ है वो उसका ऑनरशिप किसके पास है, इंडिविजुअल के पास। ज़्यादातर 100% कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ संसाधन तो उस देश के सरकार के पास होगी, वरना सरकार काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है, जहां पर वेल्थ का ऑनरशिप एक सिंपल, इसका कोई ऐसा फार्मूला तो है नहीं कि कब हम लोग कैपिटलिस्ट कहेंगे। जब ज़्यादातर जो है रिसोर्स इंडिविजुअल के पास हो तो कैपिटलिस्ट कहेंगे, और अगर ज़्यादातर जो वेल्थ है वो स्टेट के पास है यानी कि गवर्नमेंट के पास है तो उसे हम लोग सोशलिस्ट कहेंगे। बस, ठीक है। कंप्लीट सोशलिस्टिक सोसाइटी जो है, इसका मतलब होता है कि जितनी भी रिसोर्स है, अगर कोई सोसाइटी कोई देश 100% सोशलिस्ट कब बन जाएगा, जब वहां पर सारी की सारी संपत्ति जो है उस देश की, उसका उसका ऑनर कौन हो जाए, स्टेट हो जाए। मतलब इंडिविजुअल के पास कोई पैसा नहीं है ना। इसे ही हम लोग कहते हैं यूटोपियन स्टेट, जो कि परिकल्पना किया था मार्क्स ने कि ऐसा समय आएगा जब सारी ये जो लेबर क्लास हैं, जिन लोगों के पास वेल्थ नहीं है, जो उनके लिए काम कर रहे हैं जिनके पास वेल्थ है, ये लोग रिवॉल्ट करेंगे, और रिवॉल्ट करके ये लोग फिर क्या करेंगे उन लोगों को खत्म कर देंगे, और सारी जो है वेल्थ जो है वो स्टेट के पास हो जाएगी। तो ऐसा अभी आप बेसिक मतलब समझे कि सोशलिस्ट शब्द का मतलब क्या होता है, जहां पर वेल्थ जो है वो स्टेट के पास हो, है ना, ज़्यादातर वेल्थ। बट इंडिया में शुरुआती दौर से ऐसा नहीं है। इंडिया में इंडिविजुअल ऑनरशिप को भी प्रमोट किया जाता है और स्टेट ऑनरशिप को भी। मतलब हमारी शुरुआती दौर में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी थी। मिक्स्ड कौन किस तरह का, मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको, जहां पर स्टेट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिल करके काम करती है, और कोई बड़ा या कोई छोटा, कोई ज्यादा और कोई कम नहीं होता, बल्कि दोनों का समान योगदान होता है ना। तो हमने पेपर पर अपने आप को मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिक्लेयर कर रखा था, लेकिन अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम को देखोगे 1950s कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 1990s तक, खास करके 1980 तक, इस 30 साल में आपको इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कंप्लीटली सोशलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी दिखेगी, जहां पर प्राइवेट ऑनरशिप को सप्रेस किया जाता था और स्टेट ऑनरशिप को बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, तो उस समय हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम थी वो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम थी। लेकिन 1990s के बाद, 1990 के बाद, जब से हमने आर्थिक सुधार करा, धीरे 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 आज के समय पे हम लोग काफ़ी हद तक कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे आपको फिर भी क्या बोलना है, हम
मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग बुद्धा के देश में रहते हैं जहां पर मिडिल मार्ग, हम कैसे भी हों पर हम अपने आप को हमेशा बीच का ही बताएंगे, है ना, ना हम तुम्हारे ना हम तुम्हारे, ठीक है। इंडिया में सोशलिज्म का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है तो हम लोग क्या मतलब समझते हैं? इंडिया में जो सोशलिस्ट का मतलब है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कौन सा सोशलिज्म? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब आप सोचोगे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सॉरी, अगर कोई कंट्री सोशलिज्म है तो इसका मतलब होता है ऑनरशिप किसके पास है? स्टेट के पास। लेकिन अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है मतलब रियल ऑनर कौन है? हु इज द पावरफुल डिसीजन मेकर कौन है? लोग हैं। तो हमारी जो सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है, ध्यान से समझना, कि इंडिया में जो सोशलिज्म है उसका मतलब है कि हमारे सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट, अगर कोई कंट्री सोशलिस्ट है तो वहां पर स्टेट जो है वो ऑनर होगी, लेकिन चूंकि हम डेमोक्रेटिक भी हैं तो स्टेट का ऑनर कौन है? है ना? तो अगर स्टेट कह रही है कि भाई मेरे सारी संपत्ति लाओ, मेरे पास लाओ, सारा वेल्थ मेरे पास लाओ, तो इस स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसको सर्व करना? अपने मालिक को सर्व करना। एंड हु इज द ओनर? मालिक कौन है स्टेट का? लोग हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है, समझ रहे हैं इस बात को? जैसे एक कंपनी है तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। पर वो मुनाफा किसके लिए कमाती है? अपने मालिक के लिए तो कमाती है जो उस कंपनी का ऑनर है ना। तो स्टेट जो है, इंडिया में अगर स्टेट वेल्थ जनरेट कर रही है, वेल्थ एक्युमुलेट कर रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों की भलाई। क्योंकि उस वेल्थ का ऑनर कौन है? अगर स्टेट को आप एक कंपनी समझ लो और ये कंपनी ना धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे रिलायंस बढ़ रही है, हर चीज चालू कर देंगे, हर चीज चालू कर देंगे और सब में खूब पैसा बनाएंगे ना। तो रिलायंस का, किसी भी कंपनी का मोटिव क्या होता है? जो उसके ऑनर है, जो उसके शेयर होल्डर है, उसको सर्व करना, उनको उनकी मुनाफा बढ़ाना, है ना। तो अगर भारत में स्टेट एक कंपनी हो और ये कंपनी बढ़ रही हो तो इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने मालिक, जो कि कौन है? लोग हैं, है ना। इसीलिए इंडिया के सोशलिज्म को कहा जाता है कि इंडिया का सोशलिज्म का मतलब है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज टू सर्व द पीपल। क्या लिखेंगे यहां पे? सॉरी, the objective of the state is to serve the people। राज्य का उद्देश्य लोकहित है। भारत में, तो अभी समझ गए इसको? ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब है। ठीक है, तुम्हारे पास है लक्ष्मीकांत की किताब? है नहीं है? आपके पास? आपके पास? आपके पास अभी नहीं है? आपके पास नहीं है? आपके पास, आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, अगर लेना है तो ठीक है, अदरवाइज़ काम चला लेना, ठीक है। तो ले लेना है ना सौरभ, ले लेना, पीडीएफ ले लेना, या उसको प्रिंट मतलब देख लेना, क्योंकि अभी वो बहुत महंगा भी हो गया है। तो अगर कहीं से पीडीएफ ही मिलता है आप उसको प्रिंट मतलब पढ़ो, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी बुक है, बट वही है कि आप, एक किताब है जो हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई उसके बारे में अच्छा बोल रहा है। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं, पर चूँकि माहौल हवा वही है तो थोड़ा बहुत तो बहना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। अगर दुनिया में हर कोई मोमोज खा रहा है, भले ही मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहूँगा आपको खाओ, है ना। अनुभव लेना चाहिए, जीवन का हर चीज़ का अनुभव लेना चाहिए।
तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है? लोगों की हित करना, ठीक है। और ऐसा क्यों है, आप समझ गए इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। नॉर्मली ये जो सोशलिज्म है वो कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं थी। दुनिया में सोशलिज्म के दो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं जहां पर सोशलिज्म सक्सेसफुली लागू हुआ, अप्लाई हुआ, दो बड़े बड़े कंट्री के बारे में बात करें तो एक है यूएसएसआर और दूसरा है चाइना। और इन दोनों में से कोई सी भी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक नहीं थी। रसिया एक अलग तरह का डेमोक्रेटिक था, बट वहां पर अब रसिया डेमोक्रेटिक है, बट यूएसएसआर जो था वो डेमोक्रेटिक नहीं था। अगेन चाइना जो है वो भी अपने आप को क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी थे। रसिया में इलेक्शन बहुत पहले से हो रहा है, रिमेंबर दैट। रसिया जो है वो है वहां पर प्रेसिडेंट इलेक्शन से ही चुने जाते हैं। चाइना भी अपने आप को, चाइना में भी इलेक्शन होती है, पर इनकी सिस्टम हमारे जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं है। समझ रहे बात को? हमारा ईवीएम में इंटरनेट से नहीं, उनका सारा ईवीएम इंटरनेट से जुड़ा रहता है और हैक कर लेते हैं। रसियन तो ऐसे भी हैक करने में सबसे ज्यादा आगे हैं। तो इनको, इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी तो है बहुत पहले से, काइंड ऑफ आप समझ लो कि ठीक है सब लोग वोट नहीं कर रहे हैं तो मेजॉरिटी कर रहे हैं या बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर ये डेमोक्रेसी भी हम लोग जिस तरह की डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं उससे बहुत अलग है। और हम अपने स्टैंडर्ड से अगर बात करें तो इन दोनों कंट्री को यूएसएसआर बिफोर 90s 1990 से पहले यूएसएसआर को भी हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। अभी भी रसिया, अब रसिया नाम है उसका, अब रसिया डेमोक्रेसी होता है, वहां पर इलेक्शन भी होते हैं, पर फिर भी बहुत अनट्रांसपेरेंट तरह की इलेक्शन होती है। और चाइना में तो पता ही नहीं चलता इलेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो इन दोनों जगहों पर डेमोक्रेसी काइंड ऑफ नहीं थी और ये दोनों कंट्री जो है सोशलिज्म को फॉलो करता था। यूएसएसआर में भी ज़्यादातर जो ऑनरशिप है वो किसके पास थी? स्टेट के पास थी। चाइना में भी ज़्यादातर ऑनरशिप स्टेट के पास थी। 1990 के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उसका नाम रसिया रख दिया गया और बहुत सारे जो अदर कंट्रीज थे जो यूएसएसआर के पार्ट थे, जैसे कि यूक्रेन हो गया, बेल्जियम हो गया, है ना, सॉरी बेल्जियम नहीं, बेलारूस हो गया, है ना, क्रोशिया हो गया, ये सारी कंट्री जो है उससे बाहर निकल गई और अब जो बच गया उसका नाम क्या है? रसिया। सबसे बड़ा वही कंट्री था। कजाकिस्तान, ये सारे जो है यूएसएसआर के पार्ट थे और ये सारे जो है अलग हो गए। तो आफ्टर 90s अब यूएसएसआर जो है उसमें प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी हैं, बट स्टेट जो है वहां पर हर प्राइवेट, तुम अक्सर देखोगे रसिया में जो है बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं कहीं ना कहीं वो स्टेट के मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, है ना। भारत में भी ऐसे करने की कोशिश की जाती है, लेकिन रसिया में तुम देखोगे बड़े बड़े कंपनी का हेड है वो, उस मतलब प्रेसिडेंट का दोस्त है वो, फैमिली रिलेशन है। तो वहां पर एक डिफरेंट तरह की टाइज है। चाइना में भी आज भी ज़्यादातर जो चाइना की कंपनी है वो स्टेट ओन्ड कंपनी है, ठीक है। तो ये सारे जो है सोशलिज्म को फॉलो करते थे। यहाँ पर रिसोर्सेस, वेल्थ की ऑनरशिप जो है वो मैक्सिमम किसके पास थी? स्टेट के पास। भारत में मैक्सिमम स्टेट के पास पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के पास मैक्सिमम है। पर फिर भी इंडिया के सोशलिज्म को, चूंकि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो अगर जो ऑनरशिप स्टेट के पास भी है उसका भी पर्पस क्या है? लोगों के हित को ही फुलफिल करना है। तो ये है सोशलिज्म का मतलब। नेक्स्ट जो है हमारा सेकुलर शब्द है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। आपको याद होगा थ्योरी वाले पार्ट में, सेकुलर का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करना। सेकुलरिज्म इंडिया का और यूरोप में जो सेकुलरिज्म का मतलब है दोनों अलग है। यूरोप का मतलब होता है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, धर्म और राष्ट्र के बीच में पूरी तरह से अलगाववाद होना, है ना। मतलब स्टेट जो है वो धर्म का साथ नहीं देगा, धर्म स्टेट के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का मतलब कि हर धर्म को एक समान बनाना, हर धर्म को सहायता करना, सभी धर्मों को लेके चलना। तो स्टेट जो है किसी धर्म को प्रमोट कर सकता है, उसे सारे धर्म को, रिलीजन के रिलीजियस फंक्शन में क्या स्टेट पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या भारत की जो सरकार है किसी धार्मिक कार्य में पार्टिसिपेट कर सकती है क्या?
बिल्कुल कर सकती है। कुंभ का मेला कौन ऑर्गेनाइज करता है? सरकार करती है। बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स के बाहर तुम देखो, सारी सिक्योरिटी व्यवस्था कौन होगा? सरकार का होगा। सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो रिलीजियस अफेयर है, जो रिलीजियस अफेयर है मतलब पूजा पाठ करने की जो काम है, वो सरकार नहीं करेगी, वो हर धर्म अपने से मैनेज करेगा ना। तो सरकार ऐसा नहीं कह सकती है कि हम जो है एक इस धर्म के फंक्शन को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो दूसरे धर्म का हम नहीं करेंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो भारत में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सभी धर्म को एक समान लेके चलना है, भेदभाव नहीं करना। यूरोप में क्या मतलब है? धर्म बिल्कुल अलग, सरकार बिल्कुल अलग। ठीक है जी। उसके बाद डेमोक्रेसी का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पर लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार को ही हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। एक ऐसा व्यवस्था, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र है। लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम जिसकी सेंटर में कौन है? लोग हैं। लोगों का तंत्र है, लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। तो ये है डेमोक्रेसी, है ना, है ना। और इसकी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है जो सब जगह यही यूज होती है। तीन चीज है: गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा ही है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का मतलब है सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, मतलब एक ऐसी सरकार जो लोगों से बनी हुई हो, लोगों से बनी हुई हो। एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करती हो, है ना। और एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती हो। एक ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जा रही है और एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करी, इसे ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो लोग, इसके सेंटर में कौन है? लोग है। सिंपल सी बात है कि जो पावर है, जो पूरी व्यवस्था है, उसको अल्टीमेटली कौन चला रहा है? लोग चला रहे हैं। लेकिन आज के समय पे जब हम देखते हैं कि किसी देश की जनसंख्या बहुत होती है तो ये संभव नहीं है कि लोग डायरेक्टली जो है अपनी व्यवस्था को चला पाए। गवर्नमेंट बाय द पीपल, सरकार कौन चला रहा है? लोग चला रहे हैं। लेकिन क्या लोग, सारे लोग अगर सरकार चलाने लगेंगे तो प्रोडक्शन कौन करेगा? है ना। इसीलिए हमारे यहां पर जो डेमोक्रेसी फॉलो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो होता है। कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी के बारे में आप ऐसा देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट का मतलब है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का मतलब है जो गवर्न कर रहा है। गवर्नमेंट किसको कहते हैं? जो गवर्न करने का काम करे। तो यहां पर डायरेक्ट का मतलब है कि जो गवर्न कर रहा है
वो कौन कर रहा है? डायरेक्टली लोग कर रहे हैं, है ना। और इनडायरेक्ट में है कि यहां पर गवर्न लोग डायरेक्टली ना करके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा गवर्नेंस हो रहा है, लोगों के प्रतिनिधि, हाँ, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा गवर्नेंस हो रहा है। तो हमारे कंट्री में हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, जहां पर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो लोग हमारे बदले गवर्न करते हैं। बैठ, ठीक है, समझे इस बात को? हमारी डेमोक्रेसी कैसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली गवर्नेंस कर रहे हैं क्या? नहीं। हमारे हमारे देश में गवर्न करने का क्या मतलब है, ध्यान से बताएंगे। गवर्न करने का दो सबसे महत्वपूर्ण मतलब है, एक है एग्जीक्यूटिव का काम करना, दूसरा है लेजिस्लेटिव का काम करना। ना हम नियम बना रहे हैं और ना ही उस नियम को हम अप्लाई करवा रहे हैं, जबकि हमारे नियम बना कौन रहे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एमपी और एमएलए, जिन्हें हम इलेक्शन में वोट देके जिताते हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं। तो सॉरी, डेमोक्रेसी और इलेक्शन के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे फर्दर, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग जो प्रेम्बल में हमारा ये तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक, ये समझ गए। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लेट क्यों कर दिए? क्या था? अच्छा, प्रोफेसर आज छोड़ा ही नहीं, जाने ही नहीं दिया। अच्छा, तो हम लोगों ने इन तीन कॉन्सेप्ट को करा है। डेमोक्रेसी के बारे में एक चीज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमने देखा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ऐसी सरकार जो लोगों का है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई जाए। चलिए इसके बारे में बात करते, क्या हर सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, क्या वो डेमोक्रेटिक सरकार होगी? मान लीजिए कि एक देश है जहां पर इलेक्शन होता है ना, 20 साल में एक बार। कितने सालों में? 20 ईयर्स में। तो मान, और वो इलेक्शन बिल्कुल बढ़िया से इलेक्शन होता है, कोई धांधली कुछ नहीं होता, एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ 2000 में और इसमें जीती पार्टी बी, ठीक है। उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ 2020 में, जिसमें पार्टी जीती ए। अब मत पूछना कि ये बी कौन है और ए कौन है ना। अब मुझे बताइए, क्या ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा? क्यों? यहां पर सरकार चुनी जा रही तो है लोगों के द्वारा ही। क्या? 20 साल में एक बार। तो लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई जा रही है, यह भी डिपेंड करता है कि लोगों के द्वारा सरकार हटाई जानी भी चाहिए। समझ रहे बात को? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैंने सरकार बना दिया अब जाओ हो गया डेमोक्रेटिक हो गया, नहीं। हमें सरकार को हटाने की भी पावर होनी चाहिए। अब हटाने की पावर, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो हैं तो डेमोक्रेटिक और वहां पर राइट टू रिकॉल भी है। क्या है? राइट टू रिकॉल। मान लो हमने सब लोगों ने 2024 में वोट दिया और जिता दिया पार्टी बी को। हमें ना एक साल के बाद लगा कि ये पार्टी बी ना कुछ गड़बड़ ही कर रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। क्या हम लोग 2025 में फिर से चुनाव करा सकते हैं क्या? नहीं। इंडिया में राइट टू रिकॉल नहीं है, दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में राइट टू रिकॉल नहीं है।
छोटे देश जो होते हैं वहां पर राइट टू रिकॉल है ना। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ना लोग जो है वो 1 साल के बाद, अगर मान लो जैसे लोगों का एक सर्वे हुआ, तुम देखोगे अक्सर बाहर के देशों में ऐसा सर्वे होता रहता है कि कितने प्रतिशत जनता वहां के राष्ट्रपति से खुश है ना। अगर उन देशों में अगर ऐसा आ गया कि मात्र 30% जनता राष्ट्रपति से खुश है, वोट दी थी 60% जनता ने तभी वो राष्ट्रपति बना, लेकिन 1 साल के बाद अब सिर्फ 30% जनता उससे खुश है, सेटिस्फाइड है, क्योंकि 70% जनता को अब ये लग रहा है कि हमने जो सोचा था वो काम नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा और इस पे के ना फिर से चुनाव हो जाएंगे। वहां लोग इनिशिएट कर सकते हैं चुनाव। हमारे कंट्री में राइट टू रिकॉल नहीं है और बहुत सारे संगठन हैं वो इस बात को लेकर के आंदोलन चलता रहता है कि भाई राइट टू रिकॉल होना चाहिए भारत में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हम सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसी राइट के में इंक्लूड होता है फ्रीडम टू बी साइलेंट। अगर हमें बोलने का अधिकार है तो हमें नहीं बोलने का भी अधिकार इसमें अपने आप है। समझ रहे बात को? तो अगर हमें सरकार चुनने का अधिकार है तो सरकार को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में हर साल चुनाव करा पाना बहुत मुश्किल है। इतनी डाइवर्स कंट्री है यहां पर यह पता कर पाना मुश्किल है कि कितने प्रतिशत जनता सेटिस्फाइड है नहीं है ना। और इसीलिए अगर आप किसी देश में चुनाव की, अब हमारे पास मौका कब मिलता है अपनी राइट टू रिकॉल को यूज करने का मौका कब मिलता है? 5 साल बाद, है ना। और 5 साल बाद 5 इयर्स जो है पूरे वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड माना जाता है जिस समय पर आप जज कर सकते हो कि सरकार ने कैसा काम किया था। समझिए ध्यान से, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे सरकार एक बार चुनने के बाद कितने साल तक चलती है? 4 साल तक। कुछ देशों के नाम बता सकते हैं जहां पर 4 ईयर के लिए ही गवर्नमेंट बनती है? अमेरिका, इजराइल, जापान। इन सब जगहों पर एक बार सरकार किसी ने चुनाव जीता, कितने साल तक शासन करेगा? 4 साल। तो पूरी दुनिया में 4 से 5 साल जो है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम है जब आप सरकार के काम को जज कर सकते हो। अब तुम सोचोगे आज हमने वोट दिया मोदी जी को, कल हमें अब वो पसंद नहीं तो कल ही हम उनको वापस बुला ले। अरे भैया अभी तो उन्होंने अपने कुर्सी का गंदा भी नहीं, ठीक से बैठे भी नहीं है, तुम कल ही उसको बुला लोगे? एक समय होना चाहिए ना जब आप समझ पाओ कि सरकार हमने चुना, हमारी अपेक्षा थी उस पर वो खरा उतर रहे हैं नहीं, और उसके लिए कितना साल का समय है? 4 to 5 ईयर। ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। दुनिया का कोई देश नहीं है जिसमें 2-2 साल पर इलेक्शन होते, क्योंकि 2 साल में तुम सरकार ने अपने प्रॉमिस पूरे किए नहीं किए, क्या इंप्रूवमेंट किया, उसको नहीं समझा जा सकता, है ना। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। और ऐसे ही माना जाता है कि इंसान जो है अपने जीवन में अगर मान लो 5-5 साल में इलेक्शन हो रहा है तो लगभग हम लोग 10 बार तो सरकार चुनने में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर 20-20 साल में इलेक्शन हो तो 20 साल तो पहला हमारा बचपन में गुजर जाएगा, है ना। 70 साल तक 3 या 4 बार ही सरकार चुन पाएंगे, ठीक है। पर आपको ये बात समझ गए नहीं समझे? डेमोक्रेसी जो है, हाँ, अगर डेमोक्रेसी 100% कंप्लीट डेमोक्रेसी कुछ नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि यहां पर 10 व्यक्ति हैं, क्या हम सब किसी मैटर में 10 के 10 एक बात पर सहमत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। डेमोक्रेसी अपने आप में कंप्लीट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। हमेशा डेमोक्रेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी होता है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम। मैंने जिस पार्टी को वोट दिया वो नहीं जीता, जो जीता हम ये मान लेते हैं कि चलो हो सकता है हम ही गलत सोच रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि सब ज़्यादातर लोगों ने उसको सही समझा है तो वही सही है। और हम मानते हैं ना, मान लो तुम इस इलेक्शन में मान लो तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन गई तो तुम थोड़ी देर से भाग जा रहे हो कि नहीं मुझे पसंद नहीं है अब नहीं रहूँगा,
जब सरकार बदलेगी तभी आऊँगा। एक एक्टर था ऐसा, क्या नाम था उसका, SRK या कुछ ऐसा नाम था, वो शाहरुख खान नहीं, एक और ऐसा एक्टर था पागल जैसा कुछ नाम। हाँ, नहीं 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 नहीं, अरे पागल जैसा था, 2019 के इलेक्शन में बोला था मोदी जीत गया तो मैं देश छोड़ दूंगा, तो मोदी जीत गया। अब सब लोग उसको हल्ला कर रहे, भाई कहाँ है तू? और बेचारे उसने एक 1.5-2 महीने तक जो है कोई मैसेज कुछ नहीं करता था, सोशल गायब। और 2 महीने बाद एक दिन दुबई से एक वीडियो बनाया, हाँ दोस्तों मैं दुबई आ गया हूँ अब। ठीक है, और 10-15 दिन बाद बिग बॉस में पहुंच गया। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी हमेशा इंडेक्स होती है। ठीक है, कौन कितना ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, समझ रहे बात को? कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, उसमें से इलेक्शन वाला फैक्टर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इलेक्शन वाले चैप्टर में करेंगे। यहां पर सिर्फ मैं आपको बता दूं कि अगर हमें 1 साल में सरकार चुनने के लिए मौका मिले और 5 साल में, ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन सा है? 1 साल वाला। अगर हमें 1 साल में मिल रहा, 5 साल में मिल रहा, मान लो 3 साल में मिल रहा, और एक और मान लो 10 साल में मिल रहा, अगर हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स पर देखें तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन होगा? 1 ईयर वाला। क्योंकि हम सरकार को कम समय, हमने उसको एक काम दिया, 1 साल का समय दे रहा हूं, काम करके दिखाओ, नहीं किया चल दूसरी सरकार। लेकिन इससे हमें जो गवर्नेंस की इफिशियंसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला कि तुम्हें ना 1 महीने का टाइम देता हूं, एग्जाम निकाल के दिखाओ, क्या ये प्रैक्टिकली है? और अगर तुम्हें उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा एक काम करो, 30 साल तक जो है आराम से पढ़ो, ठीक है, और एग्जाम निकाल के दिखाओ, दोनों गड़बड़ है ना? 30 साल वाले में तुम सोचोगे, मान लो तुम्हारा एग्जाम अगर 2 साल बाद है तो तुम अभी पढ़ोगे नहीं, है ना? एग्जाम से 3 महीना 4 महीने पहले तो किताब ही हम सिलेबस ढूंढते हैं कि क्या था, सिलेबस क्या है ना? और अगर 2 ही दिन का टाइम दिया तो भी अनप्रैक्टिकल है। तो उसके लिए जो है जो गवर्नेंस और डेमोक्रेसी दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो वर्ल्ड वाइड 4 to 5 ईयर जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, जब आप किसी कंट्री के परफॉर्मेंस को, किसी देश को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं। समझ गए? देखो सुनिए, सब ना नोट करते रहिएगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास में आपको नोट्स दूंगा, आपको यही चीज़ें लिखी हुई होंगी। मैं सोचता हूँ कि इसको क्लास में ना लिखने में समय ना वेस्ट करें, ठीक है? समझ रहे हैं? तो आप लोग ना घर से लिख करके लाइएगा, नोट्स बनाने का सीखिए, नोट्स कैसे बनाते हैं। और नोट्स, अगर आपने अच्छे नोट्स बनाने आप सीख गए ना, आप जितना जानते हो उसको याद रख पाओगे। आज क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, सबको बहुत मजा आता है, अरे बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, आता है नहीं आता निशा जी? आता है ना? लेकिन क्लास ख़त्म होते के साथ भूल जाते हैं कि क्या मज़ा था। ख़त्म, रसगुल्ला खाते समय कितना आनंद आता है, ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर तक पानी वानी नहीं पीते हैं, कुछ देर तक उसकी स्वाद बनी रहे, है ना? लेकिन एक बार स्वाद खत्म, उसके बाद तुमने करेले का भुजिया खा लिया, कुछ रसगुल्ला याद रहता है फिर? हाँ, इसीलिए जब भी रसगुल्ला खाओ ना तो डायरी में लिख लो, सुबह 8 बजे ना आज रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद आया, इतना मजा आ रहा था, हल्का मीठा मीठा और स्वादिष्ट लग रहा था, कि जब करेला खाने के बाद डायरी वापस निकाल के देख लिया, ये स्वाद था ना। तो अच्छे दिनों को लिख के रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में अच्छे दिन कम आते हैं, है ना? जीवन में तुम्हें ना ज़्यादा करेला ही मिलेगा, रसगुल्ला कम मिलेगा। या फोटो, अभी तो इतना बढ़िया व्यवस्था है, फोटो खींच लिए। इसीलिए कहते हैं लिखा करिए, लिखोगे ना तो बाद में घर पे जब जाओगे तो कुछ थोड़ा याद कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने चौथा जो पार्ट था डेमोक्रेटिक भारत, एक भारत की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, डेमोक्रेटिक है, इसको हम लोगों ने समझा। इसे
ठीक है जी। अब बताइए रिपब्लिक का क्या मतलब है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब आपने जो भी लिख रहा हूं उसको नोट करते रहिए रफ में, बिल्कुल जहां जहां पर लाइन ड्रॉ किया ऐसे नोट करो, अपने से कुछ लिखो जो मैं बोल रहा हूं। कहीं पर अगर आपको कुछ लिखना है और मैं बोलते जा रहा हूं तो मुझे रोको। अगर तुम सब लोग शांत रहोगे तो मैं स्पीड में ही बढ़ता रहूंगा। कैपिटलिज्म करना चाहता है। करना चाहता नहीं है। भारत की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, अगर आप देखोगे, मैंने क्या बताया था कि इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम, अगर आप इस पीरियड में देखेंगे 1950 से लेकर के 1980 के पीरियड में, तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो आपको एक सोशलिस्टिक तरह से दिखेगी, एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था दिखेगी। लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब है कि जहां पर रिसोर्सेस का, यानी कि वेल्थ का ऑनरशिप किसके पास है? स्टेट के पास, सरकार के पास। लेकिन सरकार की ना एक मजबूरी होती है, क्योंकि सरकार अगर मान लो किसी प्रोडक्शन में, और वेल्थ कहां से क्रिएट होता है? प्रोडक्शन से। कुछ काम करोगे, उत्पादन करोगे, तभी तो संपत्ति बढ़ेगी। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य वेल्थ जनरेट करना नहीं होता, तो गवर्नमेंट की इफिशियंसी बहुत कम होती है। जैसे मान लो सभी अगर पूरे इंडिया में तुमने प्राइवेट कंपनी बंद कर दिया, सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल ही रहा, तो क्या एजुकेशन सही मिल पाएगी? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती? क्योंकि उनकी इफिशियंसी कम होती है। अब मान क्यों इफिशियंसी कम होती है? क्योंकि सरकार ने मान लो किसी टीचर को रख लिया, अब वो टीचर पढ़ा नहीं रहा, सरकार उसको नहीं हटा पाती है। सरकार के पास तरीका ही नहीं है कि हम पता कर पाए कौन टीचर अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को जांच करेगा हो सकता है वही अच्छे से काम ना कर रहा हो। पूरा सिस्टम गड़बड़ है। क्योंकि वहां पर मोटिव, गवर्नमेंट की जो मोटिव होती है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। क्या कमाना होता है? सर्व करना होता है, लोगों की सेवा करना। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्स जनरेशन में बहुत एफिशिएंट नहीं हो पाती। ये बात हम सब लोगों को पता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और वो है चाइना। चाइना में गवर्नमेंट कंपनी इतना इफिशिएंटली चलती है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि किस तरह की गवर्नमेंट है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कॉरपोरेट कल्चर को वो फॉलो करती है। मतलब वहां की गवर्नमेंट कंपनी में तुम्हारी अगर जॉब भी हो गई ना, अगर काम नहीं किए तो कल ही निकाल देगा, कल ही निकाल देगा, अब सीधे कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहां से। तो इस वजह से लोग डरते हैं। वहां पर प्रमोशन जो है वो आप कितना बढ़िया काम कर रहे हो उसके बेसिस पर मिलेगा, है ना। तो खैर उन सब चीज़ों को जान, तो ये चीज़ है कि हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें धीरे धीरे, चूंकि सोशलिस्ट सिस्टम डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ असली राइट्स, असली पावर किसके पास है? लोगों के पास। तो सरकार चाह करके भी लोगों के खिलाफ काम नहीं कर सकती। और अगर लोग ही चाहें कि हमें आलसी बनना है, हमें काम नहीं करना, इतना मेहनत करा, गवर्नमेंट जॉब लिया, अब भी काम करेंगे क्या? अब आराम करेंगे? तो सरकार क्या तुम्हारे खिलाफ काम कर लेगी? तुम एक व्यक्ति हो तो चलो कर भी लेगी, लेकिन अगर हजारों व्यक्ति, सभी व्यक्ति ऐसा ही सोचे तो सरकार क्या काम कर पाएगी? इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में सोशलिस्ट जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर सोशलिज्म को सक्सेसफुल करना है तो यहां पर तुम्हें ना संविधान को बदल करके और उसमें लिखना पड़ेगा कि भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी ही हो सकते हैं, और मोदी जी के पास पूरा, मतलब मोदी भी नहीं, योगी होंगे। मतलब तुम्हें एक ऐसी पावर देनी पड़ेगी जो वो उसमें उसके पास अल्टीमेट पावर हो।
ठीक है। इसको समझ पाए नहीं समझ पाए यहां तक? हाँ आपने डेमोक्रेटिक में एग्जांपल दिया कि इलेक्शन जो है वो 20 साल बाद फॉर एग्जांपल कंट्री में हो रहा है, यही एग्जांपल कि एक कंट्री में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, वो इलेक्शन चेंज करे कराता है 5 इयर्स से, तो इसमें मुस्लिम कंसीडर एक ही गवर्नमेंट है मतलब कि इवन इफ देयर आर फॉर एग्जांपल नाम नाम का दो रखा है, नाम नाम का दो होगा भी पार्टी, तो अच्छा पार्टी कह रहे हो, किसी कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और 5 साल पे इलेक्शन हो रहा है, प्रॉपर अच्छे तरीके से हो रहा है, क्या वो डेमोक्रेसी होगा? नहीं होगा। सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही तो नहीं है। और चाइना में इलेक्शन होता है, हर 5 साल में वहाँ इलेक्शन होता है, लेकिन वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। चाइना क्लेम करता है कि मेरे पास टोटल 7 या 8 पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन चाइना के जो अदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास सीटें भी हैं वहाँ की कांग्रेस में, वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसमें सीटें भी जीतती है वो। लेकिन चाइना में अदर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें कौन व्यक्ति खड़ा हो सकता है, यह भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही डिसाइड करती है ना। अदर पार्टी का डिसीजन भी कौन लेता है? कम्युनिस्ट। मतलब समझ लो उसी का पार्टी है, उसने नाम बदल दिया बस उसको, उसमें भी कम्युनिस्ट लोग ही भरे रहते हैं, है ना। है ना, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मूवी में तुमने देखा होगा कि टेंडर भरना है ना, मैंने टेंडर भरा और एक फर्जी कंपनी बना रखा, वो भी मेरी ही कंपनी है, और हम दोनों आपस में ही जो है बोली लगा रहे हैं, 1 लाख, सामने वाला नहीं 2 लाख, फिर उसके बाद बोला नहीं 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपस में कर रहे हैं। भाई कोई भी करेगा तो आएगा तो इसी के पास, है ना। ठीक है, ऐसे लगाते हैं लोग सेम। तो वही चीज चाइना में है, तुम वोट दो किसको दोगे, तीनों पार्टी मेरा ही है ना। रिपब्लिक का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, रिपब्लिक शब्द जो है इसकी ओरिजिन जो है, इसकी रिपब्लिक शब्द का ओरिजिन मैं आपको बताता हूं कहां से हुआ था। रिपब्लिक का मतलब आप सब लोगों को पता है, लिखिए इसको, रिपब्लिक का मतलब होता है जब किसी भी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। जब किसी कंट्री के हेड को हम इलेक्ट करते हैं तो उसे रिपब्लिक कहा जाता है। पर इसकी शुरुआत आप सोचोगे कि किसी कंट्री के हेड को इलेक्ट करते हैं तो उसे रिपब्लिक कहा जाता है। भाई अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्टेड ही होंगे ना, तो फिर दोनों बात क्यों लिखा गया? क्या कोई ऐसा डेमोक्रेसी है जो रिपब्लिक नहीं होगा? यस है। हेड ऑफ स्टेट का क्या मतलब है यहां पे मैं आपको समझाता हूं। पुराने समय पर कंट्री का हेड कौन हुआ करता था? राजा, है ना। तो पहले जमाने में कौन होता था राजा? हेड राजा होता था। अब देखो ये राजा क्या इलेक्टेड होते थे? नहीं। कैसे होते, कैसे बनते थे राजा? परिवारवाद होता था, जो राजा के फैमिली का है, जो राजा है उसका बेटा अगला राजा बनेगा, फिर उसका बेटा अगला राजा बनेगा, हेरिडिटरी जिसको कहते थे। तो हुआ ये था कि धीरे धीरे इन राजा की जो देखो पॉलिटिकल सिस्टम ये सारे जो डेवलप हुए, समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे, है ना। जो पॉलिटिकल सिस्टम जो इवॉल्व हुए
है ना। वो एक समय में नहीं हुआ है, मतलब धीरे 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 हुआ है। तो ऐसा हुआ था कि जब सॉरी, जब राजा, शुरुआत से राजा के नीचे कई सारे मंत्री का समूह होता था, है ना। धीरे 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 ये जो मंत्री परिषद है, ये जो मंत्रियों का समूह है, इन सब का एक हेड मंत्री होता था। ये आज से नहीं, 2000 साल पहले से था, अशोक के समय से था ना, ठीक है। उसे तुमने सुना होगा नाम, उसका नाम होता था आमत्य। जो हेड मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उसका नाम आमत्य होता था, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर, यहां पर बहुत सारे मंत्री होते थे, तुमने देखा होगा राज दरबार में राजा का सामने बड़ा सा चेयर और दोनों साइड पे ढेर सारे मंत्री बैठे होते थे। राजा अपने सैनिकों के साथ आता था, ऐलान करते, महाराज पधार रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाते थे, है ना। फिर कुछ लोग फूल लेके खड़े रहते थे, उधर फूल डालते थे, फिर राजा ऊपर गए और चेयर पर, सिंहासन पर बैठते थे, है ना। और सुनो सुनो ध्यान से, आपस में बात करना बंद करिए। तुम्हें दिखेगा पहले के समय पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। ये राजा की चेयर, जहां पर एक चेयर होता था और एक चेयर यहां पर होता था, ध्यान से देखना। और ये तीनों जो है ना, ये एक हायर प्लेटफॉर्म पे होता था, यहां पर सीढ़ियां बनी होती थी, ठीक है जी। उसके बाद ये दोनों साइड ये कॉरिडोर होता था, इस जगह पर थोड़ा सा ऊंचा एक प्लेटफॉर्म होता था और इधर भी थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म होता था। यहां पे ढेर सारे चेयर लगे होते थे, इसके पीछे एक एक चेयर लगा होता था ऐसे। ये राजा की दरबार होती थी। ये सभी मंत्री होते थे, ये सभी क्या होते थे, मंत्री होते थे। अशोक के समय पे जब ये सारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रणाली जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुई थी, और भारत में पहला पहला ऐसा राजा या ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र या ऐसी किंगडम जिसने एक काफी मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम इवॉल्व किया था, वो था मौर्य अंपायर। और उनकी पूरी गवर्नेंस सिस्टम जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र किताब पर बेस्ड थी। कौटिल्य ने अपने किताब अर्थशास्त्र में ना सिर्फ इस बात को लिखा कि राजा को अपना देश कैसे चलाना चाहिए, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इन सब के, डिफेंस पॉलिसी, इन सब के बारे में उसने लिखा। तो इसीलिए कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र है उसको ना बाइबल ऑफ स्टेट क्राफ्ट कहा जाता है, और आज भी बहुत सारी उसकी चीज़ें जो है रेलिवेंट है। इसी तरह से चाइना में सुन त्सू नाम का एक व्यक्ति था, सुनजू, है ना, SUNTZU। संजू ने एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर, है ना। उसको वॉर के का, उसे बाइबल ऑफ वॉर क्राफ्ट कहा जाता है। युद्ध लड़ने का, कैसे दुश्मन को हराएं, उसकी उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं ना। तो यहां पर जो है, यहां पर जो व्यक्ति बैठा होता था, ध्यान से समझना, यहां पर जो व्यक्ति बैठा होता था, या तो मान लो इधर रानी बैठती थी या फिर उसका सहायक होता था, और एक मंत्री होता था जो राजा के बिल्कुल करीब होता था, और ये प्रधानमंत्री होता था। कई जगहों पर वो नीचे बैठा होता था और कई बार तो वो राजा के बगल में बैठता था। क्या आपको ये मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरह नहीं दिखता, जहां पर इस जगह पर, मैं आपको बताऊं, इंडिया में अभी इसी को, इंडिया की गवर्नमेंट, इस जगह पर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, और उन मिनिस्टर्स का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। आप कभी अगर रायसीना हिल, प्रेसिडेंट हाउस, अगर तुम में से कोई गया है, गए हो, क्या किए वहां जाके?
तुमने किसका जान बचाया था? तुमने किसका जान बचाया था? अच्छा, ताली बजाने वाले में। अच्छा, तो अभी भी अगर आप प्रेसिडेंट हाउस जाओगे ना, वहाँ का तुम स्ट्रक्चर देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस है और यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। तुमने सुना होगा कई बार न्यूज़पेपर और इन सब में, करंट अफेयर में, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। एग्जैक्टली नॉर्थ ये वाला है या ये वाला है, जो भी हो मुझे ध्यान नहीं है। ऐसे ना तीन तीन बिल्डिंग बने हुए वो तीनों एक जैसे दिखते हैं। और इसमें ना जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जैसे ये वाला होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये वाला है डिफेंस, ये वाला है एक्सटर्नल अफेयर, ये है होम मिनिस्ट्री, और एक जो इंपॉर्टेंट, एक दो और इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मल। और इसके अलावा भारत में तो 60 मिनिस्ट्री हैं, मंत्रालय हमारे पास तो 60 हैं। बाकी सारी कृषि विभाग सब कहीं दूर, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर, उधर कृषि भवन, उद्योग भवन अलग। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर दिखे, और बीच में प्रेसिडेंट हाउस का दरवाजा है, और ये दोनों नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। और प्रधानमंत्री जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वो ना यहाँ पर है। एक स्ट्रक्चर दिखाता है कि किस तरह से राजा और मंत्री के बीच का रास्ता प्रधानमंत्री से होके जाता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी तुम देखोगे, जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मीडियम होगा प्रेसिडेंट और मंत्रियों के बीच इंटरेक्शन का। ठीक है, तो ये जो राजा था, इसके जो मंत्री थे, है ना, धीरे धीरे ये मंत्री क्या हुए, पावरफुल होते गए, पावरफुल होते गए, है ना। और एक ऐसा साम्राज्य था, तुमने नाम सुना होगा मराठा, है ना, जहां के राजा कमजोर पड़ गए और ये जो प्रधानमंत्री था ये ताकतवर बन गया, ये ताकतवर बन गया। और ऐसा समय आया कि राजा को खत्म करके प्रधानमंत्री ही अपने आप को राजा घोषित कर दिया। मतलब राजा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री ही अब शासन कर रहा है। समझे बात को? तो इन मंत्रियों का धीरे धीरे, जैसे पुराने समय पे राजा होता था, धीरे धीरे ये मंत्री क्या थे कि ये मंत्री पावरफुल होते गए। और राजा अब हर काम अपने मन से नहीं कर पाता था, उसे उन मंत्रियों से पूछना पड़ता था, कंसल्ट करना पड़ता था, डिस्कस करना पड़ता था। ठीक है, तो यहीं पर रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आया था कि रिपब्लिक बाद में, तुम सोचोगे कि मिडिवल पीरियड में जब ज़्यादातर जगहों पर लड़ाइयाँ कम हो गई थी और ट्रेड और कॉमर्स ज़्यादा हो रहा था, उस समय पर राजा कौन बनेगा कई बार ये मंत्री डिसाइड करते थे। जैसे तुमने अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमने मिडिवल पीरियड में तुमने सुना होगा रजिया सुल्तान का नाम। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। लेकिन रजिया सुल्तान को हटा दिया गया और जो मंत्री लोग के पसंदीदा व्यक्ति थे उसको बिठाया गया। तुमने मिडिवल पीरियड में ही सुना होगा सैयद वंश, ठीक है, सैयद डायनेस्टी, जिसको बनाया गया था मंत्रियों के द्वारा। मुगल में ऐसे कई सारे राजा थे जो इन मंत्रियों ने चुन के बनाया था। ठीक है, तो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट तब डेवलप हुआ जब राजा, जितने भी मंत्री और नोबेल्स हुआ करते थे, नोबेल्स का मतलब पावरफुल लोग जो थे, छोटे छोटे जगह के जो रूलर थे, उनके पसंद से जब बनता था, मतलब उनके द्वारा वोटिंग होकर के बनता था, तब उसे रिपब्लिक कहते थे। लोग वोट नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? ये मंत्री लोग कर रहे हैं, ये पावरफुल जो नोबेल्स हैं ये वोट कर रहे हैं, तो उसे रिपब्लिक कहते थे। रिपब्लिक का मतलब, और हमारे दुनिया का पहला रिपब्लिक कौन सा है? बताइए।
फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। रिपब्लिक का मतलब समझे ना, डेमोक्रेसी नहीं है, रिपब्लिक इज डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का मतलब है राजा जो है, हेड ऑफ जो स्टेट है, उसे चुना जा रहा हो। राजा कौन बनेगा? सैयद वंश, क्या राजा का बेटा बना राजा? नहीं, मंत्रियों ने चुना कि कौन बनेगा राजा। और यूरोप का जो मिडीवल पीरियड रहा है उसमें ना बहुत सारे रिपब्लिक इवॉल्व हुए। डेमोक्रेसी आने से पहले पहले क्या था? राजा का शासन, एरिस्टोक्रेसी, क्या बोलेंगे उसको? एरिस्टोक्रेसी या ऑटोक्रेसी, ठीक है। राजा अपने मन से करता था हर चीज। फिर आया रिपब्लिक और तब आया डेमोक्रेसी। रिपब्लिक का मतलब ये नहीं है लोगों के द्वारा चुनी जा रही है सरकार। रिपब्लिक का सिर्फ इतना मतलब है राजा मंत्रियों के पसंद से बनेगा। और यूरोप का जो मध्यकालीन यूरोप रहा है, मिडीवल यूरोप रहा है, वहां पे रिपब्लिक का ही कल्चर था। फ्रांस था, रसिया थे, जर्मनी थे, ये सारे कंट्री जो है रिपब्लिक हुआ करते थे। मतलब यहां के राजा लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते थे, बल्कि वहां के नोबल्स के द्वारा चुने जाते थे। दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक जो है वो वज्जी अंपायर है। वज्जी का नाम सुने हो? हमारे 16 महाजनपद, जब तुम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था, कौन सा? वज्जी। वो सबसे पहला रिपब्लिक था। वहां का जो राजा था वो लोकल रूलर के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब समझ गए, ठीक है। जैसे भारत का राजा कौन है? अगर हम लोग उस सेंस में देखें तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को चुना जाता है, ठीक है। हमारे द्वारा नहीं चुना जा रहा, किन के द्वारा चुना जा रहा है? इन नोबल्स के द्वारा। ये वही लोग हैं जिनको हमने चुन करके भेजा है, इनके द्वारा चुना जा रहा। तो रिपब्लिक का मतलब है जब हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। ओलिगार्की, ठीक है। ओलिगार्की का मतलब होता है जब पावर जो है वो कुछ लोगों के पास हो, ठीक है। बेसिकली ओलिगार्की जो है, रिपब्लिक, एक रिपब्लिक ओलिगार्की भी हो सकती है, ठीक है। पॉलिटिकल ओलिगार्की वगैरह जो है मेनली इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में चलता है। पॉलिटिकल में हम लोग इधर जो है रिपब्लिक कहेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप लोग कॉपी में लिखिए अपने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमने देखा कि प्रेम्बल का जो फर्स्ट पार्ट है वो एक तो वी द पीपल कहता है, मतलब कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। भारत की प्रकृति कैसी है? किस तरह का देश है इंडिया? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। तीसरा जो पॉइंट दिया गया हमारे प्रेम्बल में वो है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। भारत राष्ट्र का क्या लक्ष्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिया का? तो यहां पर सॉरी, 4 चीजों के बारे में बताया गया है। इंडिया की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है? सबसे पहला जस्टिस। जस्टिस के बाद क्या है? लिबर्टी या इक्वालिटी?
लिबर्टी। जस्टिस का मतलब आप सब लोग को पता है क्या है? न्याय। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी का मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब बंधुता। ठीक है, भाईचारा या बंधुता, है ना। हमने देखा कि हमारा प्रेम्बल जो है, पहला बात तो बताया कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, मतलब ये सारी चीजें हु इज डिसाइडिंग, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है कि भारत सोवरेन होगा? लोग। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो अल्टीमेट अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ पावर जो है वो कौन है? लोग ही हैं। ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी में रियल पावर किसके पास है? लोगों के पास है। है ना। तो ये चार चीज हमने देखा कि ये तो हमारे कंट्री का नेचर है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों भारत को बनाया जा रहा है? भारत एक राष्ट्र बनेगा क्यों? तो उसमें ये चार चीजें कि हमें अपने ना लोगों को ये सारी चीजें देने हैं, और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट है। कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्टेट का? टू प्रोवाइड दीज टू द पीपल। लोगों को ये सारी चीजें उपलब्ध कराना ही क्या है? स्टेट का उद्देश्य है। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की जस्टिस के बारे में दिया हुआ है। कौन कौन सा? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। लिबर्टी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के लिबर्टी के बारे में बात किया गया है? लिबर्टी ऑफ थॉट, अच्छा, जस्टिस से क्या समझते हैं? व्हाट इज जस्टिस, कौन बताएगा? सब खा पका के खत्म कर देते हो। इतना मेहनत करके तुम्हें सुनाता हूं, इतना थक जाता हूं बोल बोल के। जस्टिस का मतलब होता है कि टू गेट वॉट यू डिजर्व, वह चीज का मिल जाना जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है। और इंसान को, भारत के लोगों को जो जस्टिस है, वो हमें जो भी चीजें चाहिए होती है, हमारे जीवन का तीन इंपॉर्टेंट आयाम है ना। हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है, इंसान का जीवन इन तीन स्फेयर में होता है। हम अपने जीवन के अलग अलग जितने भी हमारी जीवन में चीजें हैं, उस सबको हम लोग तीन एस्पेक्ट में बांट सकते हैं ना। एक सोशल, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल। ये तीन तरीका है जिससे हम अपने समाज में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हमें हर वो तरह की चीजें मिलनी चाहिए जो एक समाज में रहने के लिए हमें चाहिए होता है। तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस बेसिकली कहता है, अगर कोई व्यक्ति है उसको इकोनॉमिकली उसको पैसे चाहिए तो उसको पैसा मिल पाए, उसकी अपॉर्चुनिटी मिल पाए, यह जस्टिस कहलाएगा। तो इंडियन भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है वो किस तरह के जस्टिस के बारे में बात कर रहा? तीनों जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन,
बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लोगों के पास स्वतंत्रता हो। भारत राष्ट्र का क्या उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। किस तरह की न्याय? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, लिबर्टी मिले। किस तरह की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। थॉट का मतलब क्या होता है? सोचने की स्वतंत्रता। एक्सप्रेशन का मतलब उसको अभिव्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। बिलीफ का मतलब है उन बातों पर विश्वास करने की स्वतंत्रता। फेथ का मतलब है उन विश्वास को, जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसको फॉलो करने की स्वतंत्रता। और वर्शिप का मतलब है रिचुअल्स करने की स्वतंत्रता। तो बेसिकली ये जो लिबर्टी है, ये ना एक कंप्लीट हमारे लाइफ के जितने भी डायमेंशन है, जो हम सोचते हैं, जो हमारा विश्वास है, उन सबको फॉलो करने की स्वतंत्रता है हमारे पास। इक्वालिटी के बारे में प्रेम्बल क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कि भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर व्यक्ति को जो उसका स्टेटस है उसकी समानता मिले और एक समान अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है जी। फ्रैटर्निटी हमारे राष्ट्र का यह उद्देश्य भी है कि हर व्यक्ति में बंधुता को बढ़ाया जाए, टू सिक्योर क्यों? वाई फ्रैटर्निटी का मतलब है, समझ रहे हो ना? फ्रैटर्निटी मतलब है ना दोस्ती, ब्लड ब्रदरहुड, है ना। टू सिक्योर क्या होगा? फ्रैटर्निटी, अगर एक दूसरे से हमारा संबंध बहुत अच्छा है तो इससे क्या फायदा होगा? टू सिक्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। प्रेम्बल कहता है कि देश को भाईचारा बढ़ाना चाहिए, बंधुता बढ़ाना चाहिए, ताकि हम एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को, डिग्निटी का मतलब क्या है? सम्मान, उसको प्रोटेक्ट, उसको सिक्योर कर पाए, उसको सुरक्षित कर पाए। साथ ही साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी सिक्योर कर पाए, भारत की एकता और अखंडता को भी बचा पाए। ये है हमारे फ्रैटर्निटी का मतलब। ठीक है जी। समझ पा रहे हो बात को? तो ये हमारा प्रेम्बल है और इसके लास्ट में ये कहा जाता है कि इस प्रेम्बल को इनेक्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया किस दिन? 26 नवंबर 1949, है ना। तो जो हमारी चौथी बात है प्रेम्बल जिसके बारे में बताता है, वो है किस दिन इसको एडॉप्ट किया गया, डेट ऑफ एडॉप्शन, है ना।
अगर आप देखोगे इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहां पर अडॉप्ट किया गया, संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949। वी अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, 3 वर्ड है। चौथी बात जो है हमारे प्रेम्बल में, ऑन 26 नवंबर 1949 in the Constituent Assembly we दिन बताया और जगह भी बताया। वी किसके बारे में बोला जा रहा है, वी मतलब कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इनैक्ट, adopt and give to ourselves this constitution। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए डेट ऑफ इनैक्टमेंट, इनैक्ट करने का मतलब है बनाना, इनैक्ट करने का मतलब क्या है, बनाना। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने किस दिन इनैक्ट किया, क्या कहोगे, जनवरी 1949। किस दिन एडॉप्ट किया, 26 नवंबर, सॉरी जनवरी नहीं, 26 नवंबर, ठीक है। और हमने इनैक्ट किया, इसे बनाया, इसे एडॉप्ट किया और इसे अपने आप ऊपर, अपने आप को दिया कि ये हमारा है, ठीक है। एडॉप्ट करने का मतलब होता है अपना लेना, है ना। तो जब हम किसी चीज को एडॉप्ट करते हैं मतलब हम किसी चीज को अपना लेते हैं। तो ये चौथी बात थी जो हमारे प्रेम्बल में बताई गई, ठीक है। सो एक बार अभी आई थिंक आप सब लोग इसको पूरा हम लोगों ने समझा। एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा प्रेम्बल है वो बेसिकली 4 तरह के चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो इन सभी बातों का सोर्स क्या है, दूसरा भारत किस तरह का कंट्री है, भारत की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, भारत की नेचर क्या है। तो हमने देखा भारत की नेचर 5 कॉन्सेप्ट में बताया गया, कौन कौन सा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे स्टेट का कि इंडिया हमने बनाया है, क्यों बनाया, कुछ तो पर्पस रहा होगा, इतना मेहनत करके हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो हमने देखा कि हमारे कितने ऑब्जेक्टिव हैं, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारा प्रेम्बल में दिया गया है। और चौथा इंफॉर्मेशन जो है वो किस दिन हमने इसे एडॉप्ट किया। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे कि इन्हीं चीज़ों को ग्रेटर डिटेल्स में एक्सप्रेस करा गया, ठीक है। कुछ नोट करे हो आप, नेहा दिखाओ कॉपी, आप लोग क्या क्या नोट किए हैं। इतने में ही कर दिया, दिखाओ। ठीक है, मैं ना इसकी आपको पीडीएफ भेजता हूं। अगली क्लास में ना आप सब लोग इसको पूरा नोट करके लाएंगे, दोनों, ये स्लाइड की भी पीडीएफ और जो नोट्स है उसकी पीडीएफ। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत बुक है आप उससे पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं नोट्स भेज रहा हूं उससे भी पढ़ सकते हो।
समझ में आया आपको? ठीक है। ट्यूसडे और थर्सडे को 2 से 4 साइंस की क्लास होती है। कल कौन कौन था? तुम थे? आप नहीं थे? क्यों? कर लो, तबीयत खराब थी। तुम थे? हाँ। और उसी में सुनो सुनो, हल्ला मत करो अभिषेक बाबू।